हेलो, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैथ्स की आपकी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है मैथ्स सिलेक्शन टॉपर सीरीज में, ठीक है? एक वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करूंगा आप वो वीडियो पहले देखोगे, उसके बाद ये वीडियो करोगे, ठीक है? ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चंस की ओर, ठीक है? मेरा पहला क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए निम्नलिखित प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, कैसा होता है? तो सबसे पहले जानते हैं पूर्णांक होता क्या है। तो प्लस का अनंत से माइनस के अनंत तक तुम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, ठीक है? देखो, अगर आपने संख्या रेखा पढ़ा होगा तो ये हमारा क्या है? संख्या रेखा है। यहाँ पे होता है जीरो। राइट हैंड में क्या होता है? +1, +2, +3। कहाँ तक? प्लस का अनंत तक। इधर क्या हो जाएगा? -1, -2, -3। कहाँ तक? माइनस का अनंत तक। जो संख्या रेखा पर जो हम लिखते हैं ना, प्लस के अनंत से लेकर माइनस के अनंत तक, उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या दो से पूरा पूरा ना कटे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, पहले एक 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 दो से करता है? नहीं करता। तीन नहीं भी नहीं करता, पांच भी नहीं करता, सात, नौ, 11, 13, 17 ये सब नहीं करते, ठीक है? तो सबसे छोटा विषम संख्या आप क्या कहोगे? एक कहोगे, ठीक है? यहाँ पे हमने लिखा है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है? 2n + -1। मतलब क्या है कि n जो है यहाँ पे, n जो है यहाँ पे, वो क्या होना चाहिए मेरा? जीरो से लेकर जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ अनंत तक होनी चाहिए, ठीक है? देखो, मैं आपको समझाता हूँ। अगर यहाँ पे लिखा है 2n + -1, है ना? आप n की जगह पे जीरो डाल के दोगे, है ना? तो क्या हो जाएगा? दो गुना जीरो तो जीरो हो जाएंगे ये टर्म। जीरो + -1, तो एक बार जीरो में एक जोड़ोगे तो एक हो जाएंगे। जीरो से एक घटाओगे तो -1 हो जाएंगे, ठीक है? आपको पता होना करना पड़ेगा। और मैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। एक भी क्या होता है? विषम संख्या। एक तो विषम संख्या। -1 में अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। -1 भी विषम संख्या होते हैं, ठीक है? अभी लेकिन आप इसे, आप 10th लेवल में हो, आपको समझ में नहीं आएंगे, इसीलिए आप इसे रहने दो, ठीक है? लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, मैं समझाता हूँ, सुनो एक बार। देखो, एक से जैसे आप तीन पर जाओगे तो दो आगे गए, इसमें पांच पे गए तो दो आगे, फिर इसमें दो आगे, दो आगे, दो आगे। अब तो दो जब पीछे आएंगे तो भी तो हम विषम पे ही आएंगे ना। तो एक से जैसे ही दो पीछे आओगे, एक से जैसे ही -2 पीछे आओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है? तो देखो, ये भी विषम संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है? एन का वैल्यू आप एक डाल के देखो, तो दो गुना एक क्या हो जाएगा? दो। दो +-1, तो दो में जैसे हम एक जोड़ेंगे तो तीन आ जाएगा एक। दो से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। देखो, ये भी विषम संख्या और ये भी विषम संख्या। मतलब ऐसा रूप का जो होगा ना, ऐसा रूप का जो कुछ भी, मतलब ऐसा फॉर्मेट फॉलो करेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? विषम संख्या, ठीक है? उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या दो से पूरा पूरा कटे, है कि नहीं? दो, चार, छह, आठ, 10, जीरो, ठीक है? दो से स्टार्ट होते हैं सम संख्या, ठीक है? याद रखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जीरो भी क्या है? हमारा सम संख्या, ठीक है? इसी लॉजिक से आप पता कर सकते हो। देखो, दो से चार पे जाओगे तो दो आगे, चार से छह पे जाओगे तो दो आगे, इसमें दो आगे, दो आगे, दो आगे, दो दो के गैप पे क्या आ रहा है? सम संख्या आ रहा है। तो दो दो जैसे हम पीछे होंगे फिर भी तो सम संख्या आएगा ना। दो से जैसे दो पीछे हो जाओगे तो जीरो पे आप पहुंच जाओगे, जो कि क्या हो जाता है? मेरा सम संख्या हो जाता है, ठीक है? इसका जनरल फॉर्म होता है 2n का, है ना? n क्या होगा? जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मतलब होल नंबर होता है ना। तो देखो, n की जगह पर जीरो ले लो तो क्या होगा? दो गुना जीरो क्या हो जाएगा? दो। n की जगह पे एक लोगे, दो गुना एक क्या हो जाएगा? दो। सॉरी, दो गुना जीरो जीरो हो जाते हैं ना। एन की जगह पे तीन ले लोगे तो क्या बन जाएगा? दो गुना तीन, छह, है कि नहीं? एन की जगह पे चार लोगे, दो गुना चार, आठ, है कि नहीं? देखो, सम संख्या मिल रहा है ना, क्योंकि ये सब क्या है? दो से मेरा पूरा पूरा कट रहा है। देखो, अगला क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो आप याद रखेंगे, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या ये मेरा क्या है? ये प्राकृतिक संख्या का समूह है। इसमें जैसे ही जीरो को हम जोड़ लेते हैं, जीरो के साथ हम प्राकृतिक संख्या मैं आपसे समझाता हूँ। अगर सिक्स आप देखो, इसमें अगर मुझसे, इसमें अगर आप मुझसे सिक्स, जैसे ही हम सिक्स लिखेगा तो द्वितीय अच्छे घट रहे हैं ना, थ्री क्यों कर रहे हैं? थ्री के बाद में घट रहा है, so ये मेरा सम संख्या हो जाता है, सम नहीं है। ये देखो, जिसमें अगर आप 6 q + 2 में जैसे भागा दोगे दो से, विषम संख्या चेक करने के लिए दो से भागा देते हैं। इसका मतलब होता है कि इससे इसमें भी भागा देना है, इसी दो से इसमें भी भागा देना है। जब इस दो से इसमें भागा दोगे तो तिया क्या हो जाएंगे? 3q, है ना? 3q, दो से काटोगे, ये वन बार में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3q + 1 हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है? देखो, तो ये मेरा सम संख्या हो जाता है। ये आप चेक करो एक बार, पहले ये चेक करते हो, उसका दिया 6q + 4, 6q + 4, इसमें जब दो से भागा दोगे, अभी हमने बताया, जब जब ऐसे कभी रहे, जब इससे भागा दोगे दो से, इसका मतलब इसमें भी भागा देना और इसमें भी भागा देना, ठीक है? जब इसमें भागा दोगे तो 3q बार में कट जाएगा, और इससे जब इसमें भागा दोगे तो दो बार में कट जाएगा, तो 3q + 2 टाइम ये भी कट जाएगा। ये मेरा नहीं कटेगा, तो सी इज द मेरा राइट आंसर। आपको चेक करने को चेक करके देखो, ठीक है? जब दो से भागा, ये तो दो तिया छह कट जाएगा, लेकिन एक में जब भागा दोगे तो 1/2 हो जाएगा, पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो 3q + 1/2 आ रहा है ना, इसीलिए ये मेरा क्या है? सम नहीं है, ये मेरा विषम संख्या हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अगला लिखा है विभाजन एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, में ए दिया है, क्यू दिया है, आर दिया है। मैं एक बार विभाजन एल्गोरिथम आपको समझाता हूँ, ठीक है? देखो, जब आप दो से, अगर मान लिया जाए आप सात में भागा देते हो, तो दो तिया
6 लगाओगे एक, ठीक है। देखो ये जो बीच वाले होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, भाज्य कहते हैं। जिससे हम भागा दिए, 2 से भागा दिया ना, इसे हम क्या कहते हैं, भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। जितनी बार में कटा इसे हम क्या कहते हैं, भाग फल। और ये एक मेरा क्या है, ये मेरा है एक शेष, ठीक है ना। देखो अब बताओ 7 कैसे पूरा सकते हो, 7 को आप कैसे कर सकते हो, दो, ये दो और ये 3 को पहले गुना करो। 2 और 3 को गुना किए, इसमें जब एक जोड़ दोगे ना तो 7 ही आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप देखो ये 7 है क्या, 7 है मेरा भाज्य, 7 है मेरा भाज्य। 2 मेरा क्या है, भाजक। 2 मेरा क्या है, भाजक। 3 मेरा क्या है, भागफल। तो गुना का चिन्ह क्या होगा, भाग, भाग फल, भाग फल। और एक क्या है मेरा, एक है मेरा शेष। तो एक फार्मूला यहां से बन जाता है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, जो आप याद रखेंगे। यही मेरा क्या है, विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है। लेकिन आप देखो, मैं अगर मैं एक पल के लिए मैं इसे क्या करूं, इसे मैं एक पल के लिए ए कह दूं, ठीक है। इसे मैं एक पल के लिए बी कह दूं, इसे मैं एक पल के लिए क्यू कह दूं, है ना। इसे मैं एक पल के लिए आर कह दूं। तो आप बताओ, इसे ऐसे नहीं लिख सकते हो, ए बराबर बी गुना क्यू, मतलब भाज्य गुना भाजक गुना भागफल। बी गुना क्यू शेष जो आ रहा है, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो इसी में आपका वैल्यू दे दिया है, ए का मान ये दे रखा है। अब बोला ए का वैल्यू 72, तो ए की जगह पे क्या डाल दो, 72 बराबर बी। बी आपको क्या नहीं पता है, तो बी को बी छोड़ दो। क्यू की जगह पे कितना है, क्यू की जगह पे 8 है तो 8 डाल दिया हमने। और आर की जगह पे कितना है, 0 है तो 0 डाल दिया हमने, है ना। देखो तो 0, 0 तो कुछ फर्क डालेगा ही नहीं, है कि नहीं। अब तो 8 बी बराबर 72, हमें बी चाहिए ना। देखो बी के साथ जो है 8 गुना में है, हमें बी सिर्फ चाहिए, 8 तो नहीं चाहिए ना, 8 इधर हटाना है। 8 इधर गुना में है, तो जब हम इसे राइट साइड में लाएंगे तो भागा में चले जाएगा, तो 72/8, तो 8 नंबर 72, 9 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद इतना की शून्यक है। शून्यक पूछे, निम्न में से कौन सा शून्यक है, ठीक है। आप याद करो, शून्यक मैंने कल भी बताया था, ठीक है। इससे जानने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं, पहले तो जानते हैं बहुपद कहते किसे है। देखो पावर में क्या हो, पूर्ण संख्या हो, पावर में अगर पूर्ण संख्या होगा वो क्या मेरा होगा, बहुपद। आप यहाँ जानते हैं कि पूर्ण संख्या कहते किसे हैं, तो जीरो में प्राकृतिक संख्या जोड़ते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है, इसे अभी पहले हमने बताया था। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बहुपद का नाम कैसे लिखते हैं, आप देखे होंगे एग्जाम में, पी एक्स जी एक्स आर एक्स ऐसा लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पी नाम का बहुपद है, इसमें चर इस्तेमाल है, एक्स इस्तेमाल है, ठीक है। इसका मतलब है जी नाम का बहुपद है, इसमें चर एक्स इस्तेमाल है। इसका मतलब है आर नाम का बहुपद, इसमें चर वाई इस्तेमाल है, ठीक है। कोई दिक्कत, मैंने यहाँ पे लिख दिया है सब कुछ। देखो बहुपद के घात हम किसे कहते हैं, चर की अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं, ठीक है। देखो इसमें चर कौन सा है, एक्स है। तो देखो यहाँ पे चर का घात क्या है, 2। यहाँ पे चर का घात क्या है, 1। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है एक्स के पावर में 0 है, तो अधिकतम घात 2 हुआ ना, इसीलिए इस बहुपद का घात कितना हो गया मेरा, 2 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इस शून्यक के ऊपर, ठीक है। देखो शून्यक को जाने से पहले मैं बहुपद का आपको मान एक बार बता देता हूँ, मान एक बार क्या बताता हूँ, मैं मान बता देता हूँ, ठीक है। देखो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ। 2x+3, इसका मान निकाल। मान मतलब होता है, मान मतलब इसको लिख लो पी एक्स, ऐसे करके पी एक्स बराबर लिख लो, ठीक है। देखो मान मतलब होता है अपने मर्जी से कुछ भी मान डालो, जीरो हम डाल के देखते हैं, ठीक है। एक्स जब हमने जीरो लिया तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 0+3, तो क्या हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक बार एक डाल के देखते हैं, देखो 2 गुना 1 जोड़ 3 क्या आ जाएंगे आपको, 5 आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, ए की जगह, एक्स की जगह पे -3/2 डाल के देखते हैं, देखो क्या होता है। तो गुना 2 गुना एक्स जगह -3/2 +3, 2 से कट जाएंगे। देखो वो 3 प्लस माइनस में, 3 प्लस में, ये दोनों कट जाएंगे तो जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन देखो आप बताओ, ये खास वैल्यू है, ये जो है जीरो आ गया मान, यहाँ पे क्या आ गया मेरा मान, जीरो। मतलब ये जो मान है, इस ये जो मान हमने डाला इस बहुपद में, इस बहुपद में हमने 3/-3/2 डाला, तो आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये जो मेरा मान है, यही मेरा मान क्या है, शून्यक है। यही मेरा मान क्या है, हल है। इसी को हम रूट बोलते हैं, इसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो शून्य का परिभाषा क्या लिखोगे आप, चर के जिस मान पर, जिस मान पर बहुपद का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं, ठीक है। अब बताओ, अगर मान जीरो हो जाए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आंसर जीरो हो जाए। मान जीरो होता है, आंसर ही जीरो ना। तो आप बताओ इसका अगर शून्य का आपसे डायरेक्ट आंसर आप जीरो कर दोगे। अब बताओ अगर 3x है, इधर 2x है, 3 से पहले प्लस है, राइट साइड में करोगे, इसे राइट साइड ले जाओगे तो -3 हो जाएगा। जब x निकालोगे, x के साथ ये दो गुना में है, तो राइट साइड जाएगा, क्या होगा, भागा में चला जाएगा, -3/2। देखो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहे, जो हमने यहाँ पे पुट किया था वही आ रहा है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप शून्य समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार मैं इसे रफ करता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ। इस क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को जानने के लिए आपको पहले गुणनखंड आना चाहिए, है कि नहीं, जो कि मैं आज समझाऊंगा। या गुणनखंड का मैं एक ऐसा यूनिक तरीका बताऊंगा ना, जो अभी तक आपने देखा नहीं होगा, है ना। ऑब्जेक्टिव में आपको ये बहुत हेल्प करेंगे, जल्दी आप ऑब्जेक्टिव का आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट मेरे दोस्त रुकना।
चलो, मैं अभी से क्या करता हूँ, एक बार मैं आपको गुणनखंड बताता हूँ। ये जो है ना मेरा, इसका मैं क्या करता हूँ आपको, एक बार मैं इसका आपको गुणनखंड बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है क्या, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका गुणनखंड करना है। देखो क्या करते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जो रहता है यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है ना एक, तो 2 को 1 से जब गुना करोगे तो 2 हो जाएगा। मतलब 2 को कैसे तोड़े, 2 को अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 2 से जब अभाज्य गुणनखंड करते 2 से 2 का 2 लग जाएगा ना। तो बताओ ये 2 अकेला है ना, यहाँ पे 1 है ना, 2 और 1 की मदद से हम 3 हम कैसे बना सकते हैं, सोच के देखना है। आप बताओ, आप सर बोलोगे ऐसे क्यों कहोगे कि 3x पुराना है तो सर हम इसे 2x प्लस में और 1x प्लस में लेंगे, 3x बन जाएगा। और जब ये दोनों को आप गुना करोगे, 2x और x को गुना करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आपने 2 और यहाँ जो 1 किया था ना, यहाँ जो 1 का गुना किया था ना, तो ये जो आपने किया था गुना यहाँ पर, वो दोनों गुना करके 2x स्क्वायर ही बन रहे होंगे ना। दो जब इधर से गुना हो जाए, इससे गुना हो जाए, 2x स्क्वायर बनेंगे। तो आपको क्या करना है, दो पार्ट में ऐसे तोड़ने हैं, दो पार्ट में ऐसे तोड़ने हैं कि जोड़ या घटाव करके 3x फूट जाए और गुना करके 2x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, समझ गए होंगे। ये जो यहाँ जो सब लिखा है वो आपसे ऐसे ही रखने दो। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो 2 रहने दो। ठीक है, आप क्या करना है, दो दो का जोड़ा लगाना है, दो का जोड़ा लगा दिया, दो का जोड़ा लगा दिया हमने। ठीक है, तो दो इसमें भी x है और इसमें भी x कॉमन निकाल लिया हमने, तो क्या बचा, x बच जाएगा। कॉमन का मतलब होता है x से अब हम भागा दे रहे हैं, इसमें x से हम क्या करेंगे, इसमें भागा दे रहे हैं, अब इस x से इसमें भागा देंगे। ठीक है, तो देखो जब x से इसमें भागा दोगे तो x बचेगा, प्लस जब x से इसमें भागा दोगे, 2x में भागा दोगे तो x कट जाएगा, 2 बच जाएगा, प्लस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो एक निकाल लेते हैं, तो क्या बचा अंदर, एक, ये बच जाएगा। तो ये सेम और ये भी सेम, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा मेरा गुणनखंड ये, और एक हो जाएगा मेरा, यहाँ पे x था ना, x यहाँ पर क्या है 1 है ना, तो x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो लेकिन अगर आपसे शून्यक पूछ रहा है तो अभी आपको पता था आंसर क्या होना चाहिए, मेरा जीरो होना चाहिए। आंसर मेरा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर कभी भी दो चीज गुना में रहे आंसर जीरो है, इसका मतलब है ये भी जीरो है और ये भी मेरा क्या है, जीरो है। तो x प्लस 2 बराबर भी जीरो और x प्लस 1 बराबर भी जीरो। यहाँ से x का मान निकालो, क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और यहाँ से x का मान निकालो जाओगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो इस तरीके से आप क्या लगा दोगे, ये इसका क्या लगा दोगे, राइट आंसर लगा दोगे। ठीक है, लेकिन ये जो तरीका है मेरे दोस्त, बहुत बकवास तरीका है। इतने टाइम आपके पास नहीं रहेंगे एग्जाम में कि ऐसे करके आप बनाते रहोगे। ठीक है, अगर आपको ये तरीके आते हैं तो अच्छी बातें हैं, क्योंकि बेसिक यही है कि नहीं। लेकिन अब जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, वो तरीका क्या करेंगे, आपको विद इन सेकेंड इस टाइप के क्वेश्चंस इजीली करवा देंगे। ठीक है, सब कुछ सेम है पर आंसर इससे जल्दी आ जाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, देखो मैं कैसे करता हूँ, मैं समझाता हूँ, एक मिनट मेरे दोस्त। ठीक है, मैं समझाता हूँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, देखो, ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ कैसे करना है आपको। आपको करना है ऐसे, देखो आपके सामने क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही है ना आपके सामने। देखो तो काम तो वही करना है, दो और यहाँ जो एक है उसे गुना करो, तो दो होंगे, दो को कैसे तोड़ोगे कि तीन आ जाएगा, दो को आप कैसे तोड़ोगे कि तीन आ जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि दो और एक में हम तोड़ लेंगे, दो और एक में हम तोड़ लेंगे, लेकिन दोनों प्लस में होगा उसके बाद ही ना प्लस तीन बनेगा, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, उसके बाद क्या करना, आपको साइन बदल देना, दो के दो प्लस में से क्या कर दो, माइनस कर दो, एक प्लस में से क्या कर दो, माइनस कर दो। नीचे में बट्टे में क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ लिखा है, एक लिखा रहेगा तो एक, दो लिखा रहेगा तो दो, जो लिखा है एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक में जो लिखा है उससे कुछ नहीं है तो एक है तो एक लिख दिया, इसके भी नीचे में एक लिख दिया। एक से कभी भी भागा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रह जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस दो, ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे लगे होंगे कॉन्सेप्ट। तो देखो माइनस दो माइनस एक आंसर आ गया कि नहीं, इज द राइट आंसर हुआ कि नहीं हुआ मेरा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये आप मेरे बातों को समझ गए होंगे शून्यक निकालना। लेकिन मैं एक तरीका आपको और बता देता हूँ कि अगर आपसे बताओ शून्यक मतलब आंसर जीरो, ये जो मान डालेंगे तो आंसर जीरो होना चाहिए ना। तो माइनस एक डाल के देखो, माइनस एक का स्क्वायर क्या हो जाता है, एक, प्लस माइनस एक डालोगे क्या हो जाएगा, माइनस एक गुना तीन क्या हो जाएगा, माइनस का तीन, प्लस का दो। देखो दो एक तीन प्लस में तीन कट जा, तो एक जो है बराबर जीरो आ रहे हैं ना। देखो अब माइनस दो डाल के देखो, माइनस दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चार। यहाँ जो है माइनस दो डालोगे तो माइनस दो गुना तीन क्या हो जाएगा, माइनस का छह, प्लस का दो। देखो दो प्लस में चार, प्लस में छह हो गए, प्लस में छह हो गया, कट जाए, तो ये भी जीरो दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप जो आपको पता है शून्यक वही होगा जो मान डालने पर क्या हो जाएगा, आंसर जीरो देता होगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा रेखिक समीकरण युग 2x, ये लिखा है तो के कितने हल होंगे, एक दो तीन जो भी है। यहाँ पे देखो मैं समझाता हूँ पहले। ठीक है, देखो दो चर वाले रेखिक समीकरण जो है, ये चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण से लिया गया है। इसका समान रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए बराबर जीरो, जहां पर ए और बी क्या होने चाहिए, जीरो नहीं, की जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखा हमने, 2x माइनस थ्री वाई बराबर माइनस का टू। ये क्या है मेरा, दो चर वाले रेखिक समीकरण है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, दो चर है, इसीलिए दो चर वाले रेखिक समीकरण। रेखिक मतलब क्या होता है, अधिकतम पावर एक, रेखिक मतलब होता है चर का अधिकतम पावर एक। तो यहाँ पर भी पावर एक है, यहाँ पर भी पावर एक है कि नहीं। तो रेखिक समीकरण हुए ना, लेकिन चर कितना है, एक, और वाई वाला वाई है यहाँ पे, तो दो, तो चर वाले रेखिक समीकरण हो गए कि नहीं हो गए। अब मैं आपको क्या दिखाता हूँ, समीकरणों के युग्म क्या होते हैं। युग्म बोले अब या इसी को बोलते हैं निकाय, निकाय हम बोलते हैं। ठीक है, देखो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। ठीक है, ये जो है ये क्या है, मेरा निकाय है, ये मेरा क्या है, निकाय है, ये मेरा क्या है, ये मेरा निकाय है। ठीक है, अब देखो मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, अगर कभी भी आप ए वन
A1 बट्टा A2 किया, हाँ, और B1 बट्टा B2 किया, अगर वो दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब उसका कितने हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे, मतलब एक हल होंगे, ठीक है। कभी आपने A1 बट्टा A2 किया, B1 बट्टा B2 किया, C1 बट्टा C2 किया, अगर सब आपस में बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब असीमित हल होंगे, मतलब अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे, ठीक है। अगर A1 बट्टा A2 किया, बरा B1 बट्टा B2 किया, C1 बट्टा C2 किया, तो अगर आपको A1 बट्टा A2 बराबर आ गया B1 बट्टा B2 के, नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2, मतलब दो बराबर हुए, एक तीसरे बराबर नहीं हुए, तो वो समय क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब ये आप ग्राफ खींचोगे, पहले और दूसरे का ग्राफ खींचोगे, अगर उनके हल एक होंगे, तो ग्राफ क्या होगा? एक दूसरे को क्या करेगा मेरे दोस्त? एक पॉइंट पर काटेगा, ठीक है। अगर क्या होगा? असमित या अनंत हल होंगे, तो ग्राफ क्या होगा? समपाती होगा, एक दूसरे के ऊपर। देखो ये वाला, ये जो है छोटा वाला, ये क्या होगा? एक दूसरे के क्या है? ऊपर है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? समपाती कहते हैं, ठीक है। देखो अगर कोई हल नहीं होगा, तो ग्राफ मेरा क्या होगा? समांतर होगा, कोई ग्राफ एक दूसरे को नहीं काटेगा, ठीक है। अगर ये ग्राफ ऐसे काट रहा है, तो इस टाइप के ग्राफ को हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? समपाती रेखा। इसे क्या कहते हैं हम? समांतर समांतर रेखा, ठीक है। देखो एक बात और मेरा आप यहाँ पे याद रखना, अगर जिसका हल संभव है, जिसका हल क्या है? संभव है, उसे हम क्या बोलते हैं? संगत कहते हैं, संगत कहते हैं। और हल अगर क्या है? संभव नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस बनाने हैं। आप इस क्वेश्चन को क्या करो, पहले आप सॉल्व करो, उसके बाद इसका कमेंट करना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। मैं आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ इसे। देखो देखो यहाँ क्या है? ए वन की जगह पे 2 है, बी वन की जगह पे 3 है, और सी वन की जगह पे क्या है? 2 है। ए टू की जगह पे 6 है, बी टू की जगह पे -9 है, सी टू की जगह पे 5 है। करके देखो, देखो ए वन की जगह पे मैं लिख देता हूँ, ए वन बट्टा ए टू क्या हो जाएगा? 2 बट्टा 6, काटो क्या होगा? 1/3। ए टू सॉरी बी वन बट्टा बी टू करके देखो, तो बी वन की जगह पे कितना है? -3, बी टू जगह पे कितना है? -9, तो -3 बट्टा -9, माइनस कट गया, 3 × 9 कितना हो गए? 1/3। C1 बट्टा C2 करोगे, देखो C1 की जगह पे कितना है? +2, यहाँ क्या है? 5 है, 2/5। तो देखो आप क्या देखो, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो तीसरा वाला केस बन रहा है ना, A1 बट्टा A2 बराबर हो रहे हैं B1 बट्टा B2, नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। इसका मतलब क्या है? कोई हल नहीं है। तो क्या होगा? एक हल है, कोई हल नहीं है, अन्यथा क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? आप याद रखेंगे, द्विघात समीकरण मतलब होता है अधिकतम पावर कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। इसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c बराबर 0, क्योंकि समीकरण है। आप याद रखेंगे, समीकरण जो आपके सिलेबस में है, इसका मतलब है बराबर में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, है कि नहीं। समीकरण मतलब होता है कि बराबर में कुछ रहना चाहिए, ठीक है। जहां पर a नॉट इक्वल टू a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ गए? लेकिन देखो आपको एक श्रीधराचार्य फार्मूला होता है, जो आपको जब हम अगले वीडियो लाएंगे उसमें इस पे क्वेश्चन से लाएंगे। फार्मूला होता है -b + -√b² - 4ac/2। तो फिर कहोगे ये सब क्या है? b क्या है? b क्या क्या है? जो भी है, ac क्या है समझाओ। देखो x² का गुणांक है a, x का गुणांक है b, अचर पद है c, वही यहाँ पर क्या है? पुट है ना, ठीक है। अब देखो आपसे पूछ रहा है द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। द्विघात समीकरण नहीं है, इसका मतलब है कि उसके पावर में 2 नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है? 3 है, यहाँ है 2x², इस साइड क्या है? x², इस साइड क्या है? 3 है ना। देखो जब आप क्या करोगे, इसको इधर करोगे, जब आप इसके क्या करते हैं? हम सबको एक साइड करते हैं, ठीक है। देखो पहला वाला को करते हैं यहाँ पे, 5x प्लस 2x² माइनस, इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, x² + 3 है ना, बराबर 0 हो गए। देखो ये x इससे पहले माइनस है, मतलब कर्जा है, 2x² से पहले प्लस है, इसका मतलब पास में है ना। जब x² आप दे दोगे, तो एक x² बचेगा ना, तो क्या हो जाएगा? हमेशा कर्जा खत्म करना, ये बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या बच गए? 5x, यहाँ पे क्या बच गया? प्लस का x² प्लस का 3। तो अब देखो ये द्विघात हो, अधिकतम पावर 2 है ना, तो ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण हुआ है, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट, देखो ये वाला, देखो आप देखो, मैं इसका सी का पहले मैं करता हूँ, ठीक है। स्क्वायर है, इसका मतलब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए की जगह पे x है, बी की जगह पे 3 है। एक्स ए की जगह a² तो x², 3 का स्क्वायर 9² प्लस 2ab, तो क्या होगा? 2 गुना x गुना 3 कितना हो जाएगा? 6x बराबर, जब इससे इसका मतलब है इससे इसमें भी गुना करना है, इससे इसमें भी गुना करना है, 3 से इसमें करोगे क्या हो जाएगा? 3x², जब 3 से इसमें करोगे तो -15। देखो आप मेरा दोस्त, मेरा बात समझो,
ये जो 3x है, ये जो 3x स्क्वायर है, जब आप इसे इसके इधर इसको इधर करोगे तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एक प्लस में है, और ये जैसे ही इधर होगा तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो 6x इधर तो है ही, ठीक है, 15 को इधर कर लो, 9 पहले से प्लस में है, जब माइनस ये राइट हैंड में माइनस में है, जब इसे इधर हम करेंगे लेफ्ट हैंड में करेंगे, इसे हम लेफ्ट हैंड में करेंगे प्लस में आ जाएगा, तो 15 9 कितने हो जाएंगे आपको, 24 हो जाएंगे, प्लस के 24। अब ये देखो ये भी तो द्विघात है ना, ये भी मेरा क्या है, द्विघात है। ठीक है, ऐसे ही आप इसे भी करोगे ना तो आपको क्या पता चलेगा, डी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट 2x का स्क्वायर करोगे तो रूट 2 का पहले स्क्वायर करो, उसके बाद x का स्क्वायर करते हैं ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला पे हम तोड़ रहे हैं, तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 2, हाँ x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 ab, तो क्या होगा 2 रूट 2x हो जाएगा, बराबर इधर क्या 2x स्क्वायर प्लस का 5। याद ध्यान रखा, इस साइड और इस साइड बराबर हो तो कट जाते हैं, देखो इस साइड और इस साइड बराबर है तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो ये तो दो चार बार एक से में द्विघात समीकरण तो नहीं रह पाए ना, इसका मतलब ये मेरा नहीं है, ये मेरा क्या है, नहीं है। ठीक है, लेकिन अब जब इसको देखोगे ना, अच्छे से देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इसका अधिकतम पावर क्या है 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है, द्विघात बहुपद नहीं है, जो कि आपको डायरेक्ट दिख रहा है, जो आपको क्या है डायरेक्ट दिख रहा है कि ये द्विघात बहुपद नहीं है, ये मेरा क्या है त्रिघात बहुपद है। ठीक है, आंसर आप क्या लगाओगे, बी लगाओगे। ठीक है, आप ये जो है ना, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है और ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब वाला डायरेक्ट दिख रहा है कि वो क्या है, क्यूब वाला त्रिघात बहुपद है, द्विघात बहुपद नहीं है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, बी लगाएंगे। लेकिन ऑप्शन क्या है मेरे दोस्त, कंफ्यूजन वाला है, आंसर बी और सी दोनों क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, देखो अब हम आगे आपको समझाते हैं। लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठवां पद 12, छठवां छठा और 12वां पद 13 और 25 है, तो पहला पद याद करें। पहले से समझो, ठीक है, इसी लाइन में समझो। 2 4 6 8 10 10 10, इसको इसको क्या बोलते हैं, A1 या T1, इसको A2 या T2, इसे A3 या T3, इसे क्या बोलते हैं, A4 या T4, A5 या T5, है ना। ठीक है, आखिरी में तो कुछ ना कुछ टर्म होते होंगे ना, ये जो आखिरी वाला मेरा टर्म है उसे हम AN या TN कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है, ए है मेरा प्रथम पद, ए है मेरा प्रथम पद। एन क्या है मेरा, एन है पदों की संख्या, पदों की संख्या आप लिख लेंगे अपने नोट्स में। और डी मेरा क्या है, डी है मेरा सार्व अंतर, सार्व अंतर। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे 2 4 6 8 10 जैसे लिखा हमने, देखो देखो 2 से जब आप 4 पे जाओगे तो बीच का गैप कितना है 2, 4 से जब 6 पे जाओगे बीच का गैप क्या है 2, 6 से जब 8 पे जाओगे बीच का गैप कितना है 2, 8 से 10 पे जाओगे बीच का गैप कितना है 2। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, गैप सबका सेम है, इसी को गैप को हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर या हम डी कहते हैं। ठीक है, आप एक पॉइंट याद रखेंगे मेरा, कोई भी श्रेणी एपी में कब होगा, जब डी क्या होगा, समान होगा, डी कांस्टेंट होगा, मतलब डी समान होगा, तब क्या होगा, एपी में होगा। डी आप निकालते कैसे हो, डी निकालते हो अगला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, है कि नहीं। अगर आपको ये निकालना है तो क्या करो, 4 से 2 घटाओगे, आपको ये वाला अगर यहाँ पर डी निकालना है तो 6 से 4 घटाओगे, यहाँ पर डी निकालना है तो 8 से 6 घटाओगे, यहाँ पर डी निकालना है तो 10 से 8 घटाओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे आपको। ठीक है, अब मैं एक बात समझाता हूँ, ए एन या टी एन मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, देखो अगर आपसे कह रहा है छठवां पद, देखो छठवां पद मतलब क्या है, A6 या T6, T6 आपको क्या दे रखा है 13, और आपको T12 क्या दे रखा है, आपको T12 आपको दे रखा है, T12 दे रखा है आपको 25। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब T6 मतलब है कि छठवां पद, छठवां पद। ठीक है, छठवां पद, तो इसका फॉर्मूला तो यही लगाओगे, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो ये क्या है 13 के बराबर है। लेकिन देखो ऐसे नहीं लिखना, एक मिनट रुको, पहले मैं इसे रफ करते हैं, तो एक बार मैं इसे रफ करके आपको समझाता हूँ। ठीक है, अगर देखो आपसे छठा पद पूछ रहा है ना, छठा पद पूछ रहा है आपसे, देखो नीचे पहले इसे भी रफ करो। ठीक है, छठा पद पूछ रहा है तो इसका मतलब एन का मान कितना है मेरा 6 है, एन का मान कितना है, पदों की संख्या कितना है, एन यहाँ पर अगर 6 लिखा है तो पदों की संख्या क्या है, छठवां पद मतलब पदों की संख्या मेरा 6 है, तो इसे क्या लिखो ए प्लस एन माइनस 1, पर एन के जवाब कितना है मेरे दोस्त 6 है ना, 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 13, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 6 में से 1 गया तो क्या हो गया 5, डी बराबर 13। ये इक्वेशन मेरा पहला है। दूसरा जो आपको दे रखा है 12वां पद, तो 12वां पद को आप ऐसे ही करोगे, A12 या T12 लिखोगे, T12 ये क्या हो जाएगा, A प्लस एन माइनस एन की जगह 12 है ना, 12 माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं, क्या हो जाएगा A प्लस 11 डी बराबर मेरा कितना है, दे रखा है 25 दे रखा है। ठीक है, 25 दे रखा है, इक्वेशन क्या है मेरा दूसरा। पहला और दूसरा इक्वेशन को लिखो यहाँ पे, A प्लस 5D बराबर 13, और दूसरा इक्वेशन क्या है, A प्लस 11D बराबर 25। इसे आप सॉल्व करोगे तो इससे आपका क्या हो जाएगा, ए और डी का मान आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो लेकिन आपको क्या करना है मेरे दोस्त, ऐसा करो ना, ए का मान चाहिए तो क्या करो ना, डी को हटा लो। ठीक है, डी को हटा लो। ठीक है, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो, क्या करते हैं, हमें क्या हम ऐसा करते हैं ना, क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं डी का ही मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम ए का मान निकालेंगे। तो आप क्या करोगे,
पहले से दूसरे को घटाओगे तो क्या होगा वो देखो, यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, माइनस कर दिया, यहाँ पर माइनस में साइन बदल जाते हैं ना, प्लस माइनस हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो देखो ए, ए से पहले कुछ नहीं, प्लस प्लस है, तो ए मतलब ये पास में है और ये खत्म हो गया। देखो 5 से पहले प्लस है, 5 डी पास में है और 11 डी कट जाए, 5 दे दोगे तो क्या हो जाएगा, 6 डी कर्जा बच जाएगा। देखो 13 से पहले प्लस है, 25 से पहले 13 दे दोगे तो क्या बचेगा, 12 बच जाएंगे कर्जा में, तो माइनस से माइनस कट जाएंगे। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12/6 मतलब 2। डी का मान क्या हो जाएगा, 2 है ना, डी का मान कितना हो जाएगा, 2। तो अब हम क्या बोलेंगे, डी का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ये जो डी का मान है इक्वेशन पहला में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a प्लस 5 इंटू 2 बराबर 13, तो a प्लस 10 बराबर 13, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 10 इधर राइट हैंड में जाएगा, क्या हो जाएगा 13 माइनस 10 कितना हो जाएगा मेरा 3, तो a का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। ठीक है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, जैसे आपसे देखो पांचवा छठवां पद दे रखा है तो a प्लस 5 डी लिख रहे हो आप अगर आपसे 13वां पद कह रहा है 25 है तो a प्लस, सॉरी यार, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया मेरे दोस्त। ठीक है, अब क्या करना, कॉन्सेप्ट सेम ही है। ठीक है, अब इसे हमने क्या किया है, इसे जो है 12वां पद छठवां पद, 12वां, सॉरी 12वां पद दिया, ये 12वां ही पद दिया रखा है, 12वां पद ही दे रखा है। ठीक है, 12वां पद दे रखा है तो क्या किया आपने, a प्लस 11 डी निकाला, ऐसे कैसे निकाला, a प्लस 11 समझ में आ रहा है। तो अगर कभी आपको पांचवां पद कहे तो आप डायरेक्ट लिखना a प्लस का 4 डी। ठीक है, अगर 36वां पद कहे तो a प्लस का डायरेक्ट 35 डी है कि नहीं, अगर 29वां पद कहे तो a प्लस का डायरेक्ट 28 डी लिख दोगे। ठीक है, हाँ, अगर 25वां पद कहेगा तो a प्लस का 24 डी डायरेक्ट आप लिख दोगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है, दो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या। कंसेप्ट पहले देखो, लिखा है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिमेय क्या कहता है, सिद्धांत कहता है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अगर दो त्रिभुज समरूप है, दो त्रिभुज समरूप है तो क्षेत्रफल का अनुपात मतलब बट्टे क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उसके संगत भुजा के वर्ग, संगत भुजा के वर्ग के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, या इसके बराबर कह सकते हो, या इसके बराबर कह सकते हो, या इसके बराबर कह सकते हो। ठीक है, तो आप खुद देखो क्षेत्रफल क्या दिखा रहा है, 64/64/121 है ना। तो आप बताओ क्या था उसके संगत भुजा की अनुपात, तो संगत भुजा एक को हम ए बी कह देते हैं, एक को हम कुछ भी कहते हैं पी क्यू कह देते हैं। अगर दो त्रिभुज मेरा होगा मेरे दोस्त, दो त्रिभुज मेरा होगा, एक त्रिभुज ये एक त्रिभुज ये, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, तो क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, तो क्या हम इधर ले सकते हैं, ये भुजा इसके संगत भुजा हमने ये ले लिया, तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बट्टा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो आपको खुद पता होगा, अगर आप स्क्वायर तो इसको ऐसे लिख सकते हो 64/121 है कि नहीं। अगर स्क्वायर हटाओगे ऐसे करते हैं स्क्वायर, सॉरी एक मिनट मेरे दोस्त, अगर स्क्वायर दोनों के ऊपर, इसे हम लिख सकते हैं ना ए बी बट्टा पी क्यू की होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। आपको तो ए बी बट्टा पी क्यू बस अनुपात चाहिए, तो स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर जैसे आप हटाओगे इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। आपको पता होगा मेरे दोस्त 64 का वर्गमूल कितना होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है और 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11 होता है। कितना हो जाएगा, 8/11 इज द राइट आंसर। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप 64 या 11 समझ में, 121 का वर्गमूल समझ में नहीं आया, मैं एक बार समझा देता हूँ। 64 का वर्गमूल आपको कभी निकालना ऐसे कर लेना, 2 से 32 बार में जाएगा, 2 से 16 बार में जाएगा, 2 से 8 बार में जाएगा, 2 से 4 बार में जाएगा, 2 से 2 बार में जाएगा। वर्गमूल में याद रखना दो दो का जोड़ा लगता है, देखो दो का जोड़ा लगा लिया, दो का जोड़ा लगा लिया, दो का जोड़ा लगा लिया, तो ये दो जो जोड़ा लगाए उसमें से हम एक दो निकालेंगे, इस दो का जोड़ा निकाल लगाए हैं इसका दो निकाल लेंगे, इस दो का जोड़ा लगाए हैं तो इसका दो निकाले, दो दूना 4 दूना 8, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 64 का हो जाएगा 8। 121 को कैसे करोगे दिखाता हूँ एक बार, देखो किससे कटेंगे 121, 121 आप किस चीज से नहीं कटेंगे, आपको याद नहीं है तो मैं बता, 11 के टेबल में आते हैं 11 बार में। ठीक है, देखो 11 गुना 11 दो बार है ना, तो इस 11 में से एक 11 निकाल लो, तो यही मेरा क्या हो जाएंगे, वर्गमूल हो जाएंगे। ठीक है, तो 64/121 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 8/11। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा 2,3 और इसके बीच की दूरी, तो आपको याद दो पॉइंट के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है। देखो ये अगर ये पॉइंट ए है, एक्स इसका जो है निर्देशांक x1, y1 है, बी है, ये पॉइंट बी है, इसका निर्देशांक x2, y2 है ना। निर्देशांक मैंने पिछले चैप्टर, सॉरी पिछले वीडियो में हमने बताया था, प्लीज आप उसे भी देखो, कंटिन्यू करो है ना, उसके बाद आपको चीजें समझ में आएगी। फार्मूला क्या होता है इसका, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे दूरी हमेशा निकालने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ जो है 2,3, तो आप इसे क्या कह दोगे, x1 कह दोगे, इसे आप y1 कह दोगे, इसे आप x2 कह दोगे, इसे आप y2 कह दोगे, बस वैल्यू पुट करना है। x2 की जगह कितना है 4, तो क्या लिखोगे 4 माइनस x1 की जगह पे 2 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 की जगह पे 1 है ना, y2 की जगह पे 1 है, y1 की जगह पे 3 है, लिख दिया। मेरे दोस्त ये सब मुंजवानी आप कर सकते हो, मैं लिख के करवा रहा हूँ, क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि मैथ में कमजोर होंगे है ना, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े होंगे। ठीक है, इसीलिए मैं सब कुछ डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये सब क्वेश्चन मैं मुंजवानी कर सकता हूँ, अभी मतलब बिना देख के आप इजिली कर पाओगे। ठीक है, तो लिख के करता हूँ पर प्रयास करना आप माइंड में ही सब कुछ कर, देखिए 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। देखो 1 से पहले कुछ नहीं है, प्लस है कुछ नहीं है तो प्लस है, 3 से पहले माइनस है ना, 3 से पहले क्या है मेरा दोस्त, माइनस है। ठीक है, प्लस
मतलब पास में, माइनस मतलब कर्जा, याद रखेंगे हमेशा कर्जा दे देंगे, कर्जा हमेशा क्या करेंगे, दे देंगे। 3 रुपया कर्जा है, 1 रुपया अगर आपके पास आ गए, प्लस मतलब पास में है, एक दे दोगे, 3 रुपया, 2 रुपया कर्जा बचेगा ना, तो माइनस दो का जब स्क्वायर करोगे तो माइनस का पहले स्क्वायर करेंगे तो प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और 3 का स्क्वायर, दो बच जाएंगे, दो बच जाएंगे ना, जब एक दे दोगे तो दो ही बचेंगे ना, 3 में से एक दे दोगे तो दो बचेंगे, दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, ठीक है, तो रूट अंडर ये हो जाएगा, तो क्या हो गया, रूट अंडर 8, तो 8 का वर्गमूल निकाल के देखो एक बार, दो चौका 8, दो दूना 4, दो का तो जोड़ा लग गया, दो का जोड़ा लग गया, ये तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये दो बेचारा अकेला रह गया, तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो दो रूट दो हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि साइन सॉरी कॉस ए का वैल्यू दे रखा है 4/5, तो टेन ए का मान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, पहले स्पीड दिखाता हूँ अपना, उसके बाद मैं आपको बात, आपको मैंने हम कल बताया था आपको हमने कि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है b/s, तो ऊपर वाला मेरा क्या है b और नीचे वाला मेरा क्या है h, तो आपको सीधा याद होना चाहिए p क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, टेन पूछ रहा है आपको, टेन होता है p/v, कल हमने आपको बताया p क्या है मेरे सामने 3 है, और बी क्या है मेरे सामने, बी क्या है 4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/4 इज द राइट आंसर। तो आप कहोगे सर आपने कैसे कर लिया, आपने कैसे कर लिया, तो इसके लिए मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले आपको सीखना है ना, पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, याद रखेंगे। कर देखो आपको ये यहाँ पे क्या दो सीधा सीधा यहाँ पे क्या बनेंगे 90, आपको याद होने चाहिए 90 के सामने जो होते हैं वो उसे हम क्या करते हैं, कर्ण कहते हैं, या हम उसे एस से लिखते हैं, ठीक है। जो एंगल हमने फिक्स किया उसके सामने वाले को हम क्या कहते हैं, लंब या पी कहते हैं, जो बच गया उसे हम क्या कहते हैं, आधार, या उसे हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं समझाता हूं, जो इस नियम को फॉलो करेंगे, जो तीन नंबर इस नियम को फॉलो करेंगे, इस नियम को फॉलो करेंगे, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होंगे, मतलब एक का स्क्वायर दो के स्क्वायर के जोड़ के बराबर आ जाएंगे, तो वो क्या हमारे होंगे, वो हमारे ट्रिपलेट होंगे, ठीक है। लेकिन एक बात आप याद रखना, ट्रेंगल के केस में एक बात आप मेरा याद रखना मेरे दोस्त, जो कोण सबसे बड़ा होता है उसके सामने की भुजा सबसे क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। तो ये जो समकोण त्रिभुज है, ये जो मेरा समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण हमारी सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ जो आप देख रहे हो 5, 13, 17, 25, 41, 37, 29, ये सबसे बड़ी भुजा है, इसका मतलब ये मेरा क्या है, एच है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। देखो तो 3, 4, 5 आप याद रखेंगे, 5, 12, 13, 8, 8, 8, 15, 17, 5, 24, 25, 9, 40, 41, 12, 35, 37, 20, 21, 29, आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हमने ये लिखा है, ठीक है। ठीक है, देखो तो आप अगर मैं यहाँ पे 4/5 लिखा है, तो मैं डायरेक्ट 4, 5 है तो डायरेक्ट मुझे याद है कि ये वाला ट्रिपलेट लगेगा 3, 4, 5। तो आप बताओ कॉस ए मतलब क्या होता है, बी/एच है ना, यही होता है ना, बताओ ऊपर वाला जो 4 है ये क्या है मेरा बी है, और नीचे वाला 5 जो है वो मेरा क्या है, एच है, ठीक है। तो उसके बाद तो 3 जो मेरा बच गया वो क्या हो जाएगा मेरा, वो मेरा पी हो जाएगा, ठीक है। टेन पूछ रहा है आपको, टेन थीटा क्या होता है, p/b होता है, तो ये आंसर इजिली लगा लोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप मेरे कंसेप्ट को समझ रहे होंगे, ठीक है। ये बहुत खास चीज है मेरे दोस्त, याद रखना, ठीक है। अब घर पे इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। कोई नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है 6 सेंटीमीटर वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबा है, उसी समय एक खंभे का छाया 50 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी। तो आप एक कॉन्सेप्ट मेरा याद रखना मेरे दोस्त, अगर देखो देखो छाया जब बनता है ना, आपको पता होना चाहिए, अगर सूर्य यहाँ पर है, तो अगर यहाँ पे कोई खंभा है तो इसका छाया जमीन पर ऐसे करके क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। सूर्य अगर ऐसे है तो ऐसे करके मेरा क्या बन जाएगा, छाया बन जाएगा, ठीक है। मैं एक बात आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ पे लिखा है सम अगर चूंकि त्रिभुज समरूप है, अब बताओ दोनों केस में क्या है, छाया तो बन रहे हैं, दोनों केस में जैसे ही छाया बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी छाया, यहाँ पर भी सूर्य होंगे तो इसका भी तो छाया बनना होगा, ये अगर ये मेरा खंबा है तो ये इसका छाया है, ये मेरा पेड़ है तो ये इसका क्या है, छाया है ना। तो देखो तो दोनों केस में समरूप त्रिभुज बन रहे हैं, समरूप त्रिभुज से कहते हैं जिसका रूप देखने में समान हो, तो समान लग रहे हैं ना, समकोण त्रिभुज की तरह लग रहे हैं ना दोनों, तो ये क्या होंगे, समरूप है कि नहीं, क्या है, समरूप है। तो अगर संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, अगर त्रिभुज समरूप है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये, अगर मान लिया जाए हम कह देते इसे ए, इसे बी, और इसे सी, इसे पी, इसे क्यू, और इसे हम आर कह देते हैं। हमने कह दिया, हमने क्या कह दिया, हमने ये कहा कि ये जो है ये मेरा जो है पेड़ का कंडीशन है, ये मेरा खंभा वाला है। तो आप खूब यहाँ पे लिखा है पेड़ की ऊंचाई 6 है, तो हमने कहा कि ये ऊंचाई 6 है, तो छाया तो जमीन पे ही बनेंगे ना, छाया कहाँ बनेंगे, छाया मेरे दोस्त जमीन पर ही क्या होते हैं, बनते हैं, छाया जमीन पे बनते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे 4, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि छाया 50 है, तो ये 50 है, ये तो नहीं पता, इसे हम एक पल के लिए एक्स कह देते हैं, ठीक है। तो आप खुद बताओ क्या होगा, तो संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है ना। अभी हमने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया यही डिस्कस किया ना, तो देखो यहाँ पे जो है ये क्या है, 6 है, 6 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है इसकी जो है पेड़ की ऊंचाई 6 है, लेकिन खंभे की ऊंचाई क्या है, x है, तो 6 बट्टे क्या लिखोगे आप, 6 बट्टे आप, एक मिनट मेरे दोस्त, 6 बट्टे क्या लिखोगे, x, ये बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, ये पेड़ की
छाया बट्टे खंभे की छाया मतलब 4/50 के बराबर। देखो तो 2 दूना 4, 2 से 25 बार में कट जाएंगे, ऊपर 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 नीचे हम काट दिए, 2 से 2 तिया 6, आपको पता होगा चाहिए होना चाहिए बराबर के दोनों साइड ऊपर ऊपर करते हैं नीचे नीचे करते हैं, देख ठीक है। तो देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर कुछ नहीं 1 है, तो जब कोना कोनी हम गुना करते हैं तो क्या होगा, x जब 1 से गुना हो जाएगा तो x हो जाएगा, और ये 25 जब 3 से गुना हो जाएगा क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 75 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, उन्नयन कोण। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ कि उन्नयन कोण क्या होते हैं, ठीक है। एक मिनट मेरे दोस्त, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट रुक जाना। उन्नयन कोण किसे कहते हैं देखना, मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ठीक है। देखो अगर मान लिया जाए यहाँ पे ऊपर देख लो, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ रफ में समझाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसा समझाता हूँ मैं, ठीक है। आप यहाँ पर क्या हो, खड़े हो मेरे दोस्त, आप ऐसे करके कुछ पतंग को देख रहे हो, कुछ भी है यहाँ पे देख रहे हो, आप ऐसे करके देख रहे हो ना, ऐसे करके। तो आप पहले बताओ, ये अगर आप खड़े हो तो पहले आप सीधे देख रहे होंगे, पहले आप कैसे देख रहे हो, सीधे देख रहे होंगे। फिर धीरे धीरे क्या करोगे, आप इसे बढ़ाओगे बढ़ाओगे बढ़ाओगे, इसे बढ़ाओगे, फिर ऐसे करके इसे देखने लगोगे, ठीक है। तो यहाँ जो कोण बन रहा है यही मेरा क्या है, उन्नयन कोण है, ठीक है। अगर बताओ आप कहीं छत पे खड़े हो, क्या हो, छत पे खड़े हो, तो बताओ पहले आप क्या करोगे, छत पे खड़े हो, पहले आपकी आंख कैसी होगी, सीधी होगी, पहले आपकी आंख कैसी होगी, सीधी होगी, पहले आप सीधे देख रहे होंगे, है ना, सीधे देख रहे होंगे। अगर जैसे आपको गाड़ी की आवाज, नीचे में आपको कोई किसी गाड़ी की आवाज या किसी बंदे की आवाज सुनाई दी, तो क्या करोगे, आपका ये जो है ना, आप इसे क्या करोगे, झुकाओगे, और ऐसे 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 करके क्या करोगे, इसे देख पाओगे, है कि नहीं, ऐसे झुका करके ऐसे करके इस एंगल पे देख पाओगे। तो यहाँ जो कोण बन रहा है ये मेरा क्या है, अवनमन कोण है। ऊपर से जब हम नीचे देखते हैं तो अवनमन, और नीचे से जैसे हम ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला है मेरा, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा का क्या होगा, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, ठीक है। जीवा हमने क्या किया, जीवा की लंबाई जो है ना, क्या है, जीवा की लंबाई जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक जो है हमने जीवा ले लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमने जीवा ले लिया, ठीक है। वृत्त में कहीं पर भी ऐसे करके एक साइड से दूसरी साइड मिला दोगे, वो मेरा क्या हो जाता है, जीवा। ये मेरा क्या हो गया मेरे दोस्त, ये मेरा जीवा हो गया, ठीक है। लेकिन कह रहा है ये जो जीवा है ना, वो त्रिज्या के बराबर था, आपको कल हमने बताया था त्रिज्या जो है ये इसको ऐसे ऐसे करके, ये परिधि जो है, ये जो मेरा परिधि है, परिधि तक पहुंचाते हो केंद्र से, वही ना त्रिज्या होता है। तो इसका मतलब जो है ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड सब क्या है, बराबर है। आप खुद जब तीनों साइड बराबर है, इसका मतलब कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ये त्रिभुज मेरा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है मेरे दोस्त, 60 डिग्री का होता है। इसका मतलब यहाँ जो एंगल बनेंगे कितने डिग्री के बनेंगे, 60 डिग्री के बनेंगे, पी इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिखा है दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात। खुद बताओ, दो वृत्त है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, ठीक है, एक वृत्त ये है। तो आप बताओ, अब खुद क्षेत्रफल, कल हमने क्षेत्रफल बताया था, क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर, मैं कह देता हूँ पहले वाले वृत्त का त्रिज्या R1 है ना, हम कह देते हैं R1 का स्क्वायर बट्टा पाई R2 का स्क्वायर। अनुपात मतलब बट्टे होता है ना, R2 का उत्पाद मतलब बट्टा ही होता है ना। हमने लिखा पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिखा हमने पाई R1 का स्क्वायर, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल लिखा पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब लेकिन बताओ, खुद बताओ, लेकिन क्षेत्रफल क्या दे रखा है, पहले का 4 है और दूसरे का क्या है, 1 है, ठीक है। तो पाई से पाई तो कट जाएंगे, है कि नहीं। अभी हमने पीछे आपको बताया था R1 का स्क्वायर बट्टे में R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब दोनों के ऊपर में जब स्क्वायर है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, R1 बट्टा R2 का होल स्क्वायर बराबर 4/1। लेकिन आप स्क्वायर हटाओ क्योंकि आपको त्रिज्या बस चाहिए, तो स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, R1 बट्टा R2 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो इस साइड क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, राइट हैंड में क्या लग जाएगा, रूट। तो 4 का गुणन क्या हो जाता है, 2, और 1 का गुणन क्या हो जाता है, 1। तो 2/1 मतलब 2:1, तो 2:1 इज द राइट आंसर। 2:1 इज द क्या हो जाएगा, 2:1 इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या दे रखा है, परिधि दे रखा है 44, आपसे त्रिज्या पर परिधि आप खुद बताओ, कल हमने आपको वृत्त का परिधि क्या है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, मतलब वृत्त का परिधि 2 पाई आर है, लेकिन ये हल्ला करे कह रहा है मैं 44 हूँ, तो बराबर 44 लिख सकते हो ना मेरे दोस्त, लिखो। कल 2 गुना पाई का मान क्या होता है मेरे दोस्त, 22/7 गुना आर बराबर 44। आपको हम अभी हमने बताया कि ऊपर से ऊपर काट सकते हैं और नीचे से नीचे काट सकते हैं, बराबर के दोनों साइड ऊपर से ऊपर काट सकते हैं और नीचे से नीचे काट सकते हैं। तो देखो 22 दूना 44, 2 1 2 कट गया, देखो ऊपर में क्या रह गया, आर, नीचे में रह गया 7, R/7, इधर क्या है 1, तो आर का मान क्या आ जाएगा मेरे 7, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। अगर आपको आर का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 7, तो 7 लिख दोगे। अगर सेम क्वेश्चन दे दे आपको, साथ क्षेत्रफल पूछ दे, क्षेत्रफल क्या हो जाता है मेरा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो पाई क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान क्या निकलोगे 22/7, और आर का मान अभी आपने कितना निकाला 7 निकाला, तो स्क्वायर आर के स्क्वायर को 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया। अब इससे क्या करो, इससे गुना कर दोगे, 7 दूना 14 का 4 हाथ में 1, 7 दूना 14 1 15, तो 154 सेंटीमीटर, मीटर जो भी है वो स्क्वायर वो आंसर हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिखा है एक घन का आयतन जो है कितना है, एक घन का आयतन जो है 2744 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप खुद बताओ मेरे दोस्त। अगर एक बात मैं आपसे पूछूं, एक मिनट मेरे दोस्त, अगर मैं एक बात आपसे पूछूं कि आपसे क्या पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी बोले इसका मतलब क्या है,
कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी आपसे पूछे, इसका मतलब है कि आपसे वो डायरेक्ट पूछ रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल? कुल को कल हमने फॉर्मूला बताया था। कुल पृष्ठीय हो गया 6 गुना भुजा का स्क्वायर, यही होता है ना। तो सबसे पहले भुजा चाहिए। भुजा निकालने के लिए आपको आयतन दे रखा है, तो आपको आयतन का फॉर्मूला पता है। आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यू। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यू। ये खुद कह रहा मैं कितना हूं? 2744। लेकिन आपको क्या चाहिए मेरे दोस्त? आपको भुजा चाहिए। भुजा चाहिए तो क्या करोगे? ऐसे करोगे 2744। आपको बस क्यूब तो नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 3 है, इसका मतलब है घनमूल निकालना। क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो 2744 का घनमूल कैसे निकालते हैं एक बार में देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 से लगेंगे, ठीक है। 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 2 4, ठीक है। फिर 2 से लगाओगे, 2 छक्का 12, तो 1 बच जाएंगे। 1 पर 7 17 2 8 16, 2 छक्का 12। 2 से लगाओगे, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 3 6, ठीक है। फिर आप कितने से लगेंगे? मुझे पता है 7 से लगेंगे, तो आप चेक करके देखना, ठीक है। कितने टाइम से लग जाएंगे? 49 टाइम में लग जाएंगे, ठीक है। फिर 7 से दोगे तो 7 बार में लग जाएंगे, ठीक है। घनमूल में मेरे दोस्त कितना हो? 3 3 का जोड़ा लगता है। यहाँ 3 का जोड़ा, यहाँ 2 का भी 3 का जोड़ा। इसमें से क्या करोगे? 2 निकाल लोगे, इसमें से क्या करोगे? 7 निकाल लोगे। तो कितना हो गया मेरे दोस्त? 14 हो गए, ठीक है। तो अब खुद बताओ भुजा मेरा कितना हो गया? भुजा मेरा कितना हो गया? 14 हो गया। लेकिन आपसे क्या कह रहा है? क्षेत्रफल कह रहा है। तो क्षेत्रफल क्या है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा की जगह पे 14 है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त? 196 होता है। आपको याद होने चाहिए मेरे दोस्त। नहीं है तो 1 से 20 तक का स्क्वायर आप याद करो। गुना कैसे करते हैं देखो एक बार। 6 से पहले इस 6 में करेंगे, 6 का 36 का 6 हाथ में 3। फिर 6 से इस 9 में करेंगे, 9 6 का 54 55 56 57, 57 का 7 हाथ में 3। जब 6 से जब 1 में 6 का 6 6 3 9, 9 से कितना आ जाता है? 76। अरे मेरे दोस्त कहीं पे हमने क्या कर दिया? मिस्टेक कर दिया। 1 मिनट आप क्या करेंगे? रुकेंगे पहले, ठीक है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई में मिस किया। देखो मैं एक बार फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ इसे रफ करके, ठीक है। 1 मिनट मेरे दोस्त, मैंने स्पीड में कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है 6, भुजा का जगह भुजा कितना है? 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त? 196। 6 से पहले इस 6 में करो, 6 का 36 का 6 हाथ में 3। फिर इस 6 से 9 में करो, 9 का 54 9 54 3, 54 3 कितने होते हैं? 55 56 57 के साथ हाथ में 5 हो जाते हैं। 6 एकान 6 6 5 11, तो क्या क्या हो जाएगा? 1176। दी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आप खुद बताओ। आयतन का अनुपात दे रखा है, तो आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। तो पहले वाला जो, अब दो दो घन है तो ऊपर में एक घन होगा, नीचे में एक घन होगा। ऊपर वाले घन का आयतन भुजा क्यू, तो हम लिख लेते हैं पहले उसका भुजा हम A1 मान लेते हैं, A1 का क्यू। इसका भुजा हम क्या मान लेते हैं? A2 मान लेते हैं, A2 का क्यू। ये मान सकते हैं ना? ठीक है। लेकिन आप खुद बताओ, आयतन आपको खुद खुद दे रखा है 1:27, मतलब 1/27। लेकिन आपको बस भुजा चाहिए, तो 1/A1/A2। यहाँ पे जो ऊपर में भी 3 है पावर में, यहाँ पे भी 3 पावर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जब हम स्क्वायर में लिख सकते हैं तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1/27। आपको ये चाहिए A1/A2, क्योंकि भुजा चाहिए ना सिर्फ आपको, भुजा नहीं चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो पहले भुजा निकालो, उसके बाद हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। भुजा निकालो, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। देखो अब A1/A2 जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा 1/27। तो आपको पता होगा 1 का घनमूल 1 ही हो जाता है, 27 का क्या होता है? 3, क्योंकि 27 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, और 3 1 3 बाहर निकल जाएगा तो 1/3। तो पहले का जो भुजा है 1 है, और दूसरे का भुजा क्या है मेरे दोस्त? 3 है, ठीक है। लेकिन आपसे कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना, पहले का भुजा हम A1 लिए हैं तो A1 का स्क्वायर बटा 6 गुना A2 का स्क्वायर, ठीक है। 6 से 6 गया मेरा कट, तो A1 का स्क्वायर बटा A2 का स्क्वायर बस करना है। A1 की जगह कितना है मेरे दोस्त? 1 है, और A2 की जगह कितना है मेरे दोस्त? 3 है। 1 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा? 1, और 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो 1:9 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लिखे हैं यहाँ पे है पहला अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 धनात्मक सम पूर्णांकों का माध्य। माध्य हमने कल बताया था आपको। माध्य क्या होता है? आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की क्या? संख्या। प्रथम 5 धनात्मक पूर्णांक कहता है, तो आप क्या कहोगे? पहला कहो 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। 5 तो यही है ना, इसको पहले जोड़ो। जोड़ो क्या हो जाएगा? 2 2 4 6 6 6 6 6 12 12 8 20 10, कितना हो जाएगा? 30। और बट्टे में क्या करोगे? 5 करोगे तो क्या हो जाएगा? आपको 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मेरा दोस्त क्या है? बाहियात तरीका। आप देखो मैं अपना तरीका समझाता हूँ, ठीक है। आप याद रखना, कभी भी सीरीज अगर एपी में हो, अगर कभी भी सीरीज मेरा किसमें हो? एपी में हो। किसमें हो? एपी में हो, तो बीच वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है? माध्य होता है। अगर सीरीज को नोट करके लिख लेना, आप नोट करके लिख लेना, यदि 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 सीरीज एपी में हो तो बीच वाला क्या होगा? मेरा माध्य होगा। माध्य, या उसी माध्य को हम क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं, होगा, ठीक है। अब देखो 2 4 6 8 है, देखो 2 2 के अंतराल पे है ना सब, तो ये क्या है? एपी में है, तो क्या हो जाएगा? बीच वाला आंसर हो जाएगा। देखो इधर का 2 हटा दो आप, इधर का 2, देखो बीच में क्या 6 बच गए ना, देखो 6 ही मेरा माध्य हो गया। आप इससे आसान नहीं कभी किए होंगे, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ। हाँ ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो हम अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अगला मेरा है, प्रथम 4 विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ा संख्या ज्ञात करें, ठीक है। प्रथम 4 विषम संख्या आपको करने हैं, उसका माध्य 6 दे रखा है। तो देखो आप कैसे करोगे? पहला विषम संख्या क्या लोगे? x। दूसरा क्या लोगे? आपको पता है सम संख्या भी
दो दो के अंतराल पे आता है, विषम संख्या भी दो दो के अंतराल पे आता है। तो अगला क्या हो जाएगा x+2, और फिर अगला क्या हो जाएगा, इसमें भी हम 2 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा x+4, 3 हो गए। इसमें भी हम x क्या हो गए x प्लस, इसमें भी हम जब 2 ऐड करेंगे तो x+6 हो जाएंगे। तो ये क्या हो गए मेरे, 4 क्या हो गए, विषम संख्या हो गए, है कि नहीं। अब देखो इस सबको क्या करोगे, आप जोड़ दोगे, सबको क्या करोगे, जोड़ लोगे बट्टे में। माध्य मतलब यही होता है ना, आंकड़ों का योग। आंकड़ा तो मेरा यही है ना, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, जोड़ लिए। संख्या कितना है मेरा, 1 2 3 4 है ना, टोटल 4 ही है, तो बट्टे में 4। बताओ यही जो है माध्य का फॉर्मूला है, तो माध्य हमने कर दिया। लेकिन आंसर खुद कह रहा है माध्य में कितना हूं, माध्य में 6 हूं। जोड़ो, देखो 1x 1x 2x 1x 3x 1x और है 4x प्लस, देखो 2 4 6 6 क्या हो गए 12 बट्टे में 4 बराबर 6। देखो ऊपर में क्या है 4x प्लस 12, पहले ये नीचे वाले 4 को 4 बट्टे में है, मतलब भागा में, इधर करोगे किस में जाओ, गुना में जाएगा, 6 चौका 24। देखो 4x 12 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 12 में से 12 जाएगा तो 12, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 बट्टा 4, काटोगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 3 आ गया, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू मेरा है 3 है, ये में 3 में 2 जोड़ जाएंगे 5, यहाँ पे 3 4 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 6 9 हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा पूछा है तो 9 आंसर हो जाए। इस तरीका से करो आप, मेरा तरीका देखो। ठीक है, आप सोच नहीं सकते कितना आसान मैं कर देता हूँ चीजों को। ठीक है, बस मेरे साथ मेरे दोस्त जुड़े रहो एग्जाम तक, मैं बहुत इजीली आपको सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, बस देखते रहना आप। ठीक है, 95 प्लस इसको आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, 4 विषम संख्या, देखो पहला विषम संख्या, दूसरा विषम संख्या, तीसरा और चौथा। बताओ माध्य मतलब क्या होता है, माध्य हमने कहा, अगर आप खुद हो, अगर विषम संख्या का सीरीज है तो सीधा बात है एपी में होगा। तो माध्य जो होता है वो बीच में होता है। माध्य कहाँ होता है मेरा दोस्त, बीच में होता है। कहाँ होता है, बीच में होता है। तो ये मेरा क्या है 6 है, ये मेरा क्या है 6 है। अब खुद बताओ 6 है तो 6 से अब बताओ, माध्य क्या है मेरा 6 है, माध्य क्या है मेरा 6 है। तो आप खुद सोच के बताओ मेरे दोस्त कि 6 से पहले 6 से पहले इसमें क्या आते होंगे। ये तो 6 जो है, 6 तो क्या है सम है, तो सम से पहले विषम ही आते हैं। तो 6 से पहले क्या आ जाएंगे यहाँ पे 5, और 5 से पहले क्या आ जाएंगे, विषम का सीरीज चल रहा है मेरे, तो ध्यान रखना। तो 5 से 2 पहले और चल जाएगा तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे 6 है तो 6 के बाद अगला विषम क्या आ जाता है 7, और 7 के बाद अगला विषम क्या आ जाता है 9। तो सबसे बड़ा पूछा तो 9 मेरा आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा पूछेगा तो क्या कहोगे 3 आंसर कहते हो। ठीक है, इससे आसान मेरे दोस्त नहीं हो सकते हैं। बस आप इसे क्या करो, ध्यान पूर्वक देखो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आप याद रखना, घटना की प्रायिकता कौन नहीं होती, आपको पता है। घटना जो है जीरो से एक के बीच में होता है। ठीक है, मैं कल के क्लास में बताया था। ठीक है, पहले पिछला क्लास नंबर 1 देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है 0.1, तो जीरो से बड़ा है ना और एक से छोटा है ना, तो ये घटना की प्रायिकता हो सकती है। 1.5 है, मतलब एक से ज्यादा है, घटना कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती, तो ये मेरा प्रायिकता नहीं है। और जो बाद बाकी जो 0.08 है, तो क्या है जीरो से बड़ा है, तो ये मेरा हो सकता है। 3/4 का मतलब है 4 में जब 3 से भागा दो जीरो, यहाँ पे जीरो लगाओगे तो 0.4 सॉरी 4 7 28, तो 2 बच जाएंगे, फिर 0 4 5 0.75 होते हैं ना। तो ये भी क्या है, घटना घटित होने की संभावना है। और जो है ये जो है बी जो है, घटना घटित होने की संभावना नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है जो कि मेरा आखिरी है, पीई बराबर 0.4। तो पीई डैश का मान ज्ञात करें। कल आपको बताए थे हम, घटना घटित होने तथा घटना घटित नहीं होने की संभावना का जोड़ कितना होता है 1। घटना घटित होने की संभावना को हम लिखते हैं ऐसे, और घटना घटित नहीं होने की संभावना को लिखते हैं हम पीई डैश बराबर 1, है ना। इसका मान खुद दे रखा है 0.4। तो आपसे क्या पूछा, पीई डैश आप निकालो, पीई डैश निकालो। ठीक है, आपको ये निकालना है, तो आप ये इसे हटा दो, इससे पहले कुछ नहीं है, प्लस में है, इसे राइट साइड में ले जाओ, किस में जाएगा माइनस में जाएगा। तो पीई डैश जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.4। हटाने में आपको 1 से 0.4 दिक्कत होगी, तो साइड में आप 1 लिख लेना, नीचे में 0.4 लिख लेना। 1 के बाद क्या करो, पॉइंट लगा के 0 लिख दो, घटाओ। 0 से 4 नहीं जाएगा, पेचा लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 10 में 4 जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 0 0 में से 0 जाएगा तो कितना होगा 0, तो कितना हो जाएगा 0.6। तो बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आज जो है क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा था। ठीक है, क्योंकि मैं कल का कॉन्सेप्ट जो कल की वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट बताया था, उस पे हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस लिए थे, तो इसीलिए 20-22 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया। उम्मीद करता हूं मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। मेरे तरीके से आप क्वेश्चन करो, बहुत इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। इजीली अपने मैथ्स 26 के पेपर में आप बहुत अच्छे क्लास 10th में नंबर लाओगे। ठीक है, आप बस मेरे साथ जुड़े रहो। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।